हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब स्टडी करने में, अध्ययन करने में लगे होंगे। अभी तक हमने जो अध्ययन किया था वो उसके कंप्यूटर के विकास इतिहास पर आधारित थे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अब हमारा टॉपिक बदल गया है, वो है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब आपके एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, तो ये प्रश्न उसी तरह के हैं। आशा है आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, सभी इसका लाभ उठाएंगे। चलिए आरंभ करते हैं। कौन सी भाषा विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है? कौन सी भाषा विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है? हिंदी। ऑप्शन क्या है? अब पंजाबी, ब्रज, हिंदी और राजस्थानी। परंतु इसका आंसर होगा, उत्तर होगा सा, माने हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? फंक्शनल हिंदी। तो वैसे जो ऑप्शन दिए हैं वो फंक्शनल हिंदी, फंडामेंटल हिंदी, प्रैक्टिकल हिंदी, ऑफिशियल हिंदी, परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी को जो पर्याय है वो है फंक्शनल हिंदी। माने अंग्रेजी में प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी कहते हैं। फिर अगला जो तीसरा प्रश्न है वो है कार्यालय हिंदी किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण करके चलती है? कार्यालय हिंदी किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण करके चलती है? सामान्य, साहित्यिक, सामाजिक रूप, मानकानुसार एवं पारिभाषिक। कार्यालय हिंदी जो है वो मानव का अनुसार एवं पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। अगला प्रश्न है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। परिभाषा किसकी है? डॉक्टर डी के जैन, पीडी पांडे, उषा तिवारी, विनय पाठक। तो डॉक्टर उषा तिवारी की ये परिभाषा है। क्या है? सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? सरल होती है, क्लिष्ट होती है, सामान्य होती है, विशिष्ट होती है। तो इसकी जो कार्यालय हिंदी है इसकी भाषा होती है विशिष्ट। विशिष्ट माने विशेष प्रकार की। केंद्रीय सरकार के कार्यालय केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या कौन से राजभाषा के अधिनियम के अंतर्गत की गई है? कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई है? अधिनियम 1970, अधिनियम 1972, अधिनियम 1976, अधिनियम 1980। तो केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? क्योंकि इस समय हिंदी सब जगह प्रयोग की जाती है, परंतु भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा जो है अंग्रेजी मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन आने वाले सब कागज पत्र द्विभाषिक जारी होने चाहिए? राजभाषा अधिनियम के किस धारा के अधीन आने वाले सब कागज पत्र द्विभाषिक होने चाहिए? धारा 3, धारा 3(4), धारा 3(5), धारा 3(6). तो धारा 3(3) ये सही है आपका कि राजभाषा अधिनियम के
किस धारा के अधीन आने वाले सब कागज पत्र द्विभाषिक जारी होने चाहिए? ये राजभाषा अधिनियम की सब कागज पत्र जो है द्विभाषिक जारी होने चाहिए। किस धारा के अंतर्गत है? 3(3) के अंतर्गत। अब आपका आता है प्रश्न 9वां, कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 5, 6, 7 या 8? तो 6 जो है वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 10, खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त हुई? खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त हुई? बोलचाल की हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, मानक हिंदी, सामान्य हिंदी? तो मानक हिंदी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट आदि किस भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रकारों तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट आदि किस भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। फिर देखिए, कार्यालय हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार, कार्यालय हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले किसका आदेश लेना चाहिए? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या राज्यपाल का? तो राष्ट्रपति का आदेश लेना चाहिए। कार्यालय हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले किसका आदेश लेना चाहिए? राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, टिप्पणी का अर्थ है सूचना देना, नोट करना, टिप्पणी करना या उपरोक्त सभी? टिप्पणी का अर्थ है उपरोक्त सभी, माने सूचना देना, नोट करना, टिप्पणी करना, सभी है। प्रश्न चौथा है, किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? टिप्पणी, प्रारूप, सूचना या उपयुक्त सभी? नहीं, अभ्युक्ति। तो टिप्पणी, प्रारूप, सूचना और अभ्युक्त, तो प्रारूप होगा। किसी सरकारी के पत्र के कच्चे लेख को कहते हैं प्रारूप, इसको टिप्पण भी कहते हैं। और फिर है ज्ञापन। ज्ञापन का शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञापन शब्द का कहना, शिकायत, समझाना, जताना या बताना। तो ज्ञापन शब्द का अर्थ होगा जताना या बताना। धन्यवाद।